जैसे कि आप हनुमान चालीसा सभी पढ़ते हैं, चाहे संकट होता है तब शुरू करते हैं, यदि नहीं होता हमारा कोई भक्त है तो रोज शाम को हनुमान चालीसा पढ़ता है। तो हनुमान चालीसा में जो है, जो दोहा है, जो सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जाने। अब हमारे भक्तों के लिए तो एक जो है, एक फिजिस्ट बैठा हो उसकी कैलकुलेशन कर सकता है। युग सहस्त्र, एक युग जो है 12,000 साल का होता है। सहस्त्र युग मतलब 1000। योजन, योजन जिसको योजन या योजन बोलते हैं, वो 8 मील का होता है। एक मील जो है 1.6 किलोमीटर का होता है। तो आप 12,000 इंटू 1000 इंटू 8 इंटू 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 करोड़ होता है। 15 करोड़ कुछ 35 के करीब होता है। नासा ने भी इतना बताया है कि पृथ्वी से सूरज जो है 15 करोड़ कुछ किलोमीटर दूर है। तो तुलसीदास जी वहाँ बैठे बैठे जो है, कैसे उन्होंने सूरज नाप लिया। अब इसके पीछे मिथ्या क्या है, अब हम कहाँ फेल हुए। फेल ये हुए कि जितना भी जो ज्ञान था वो संस्कृत भाषा में था, क्योंकि उसमें की यही भाषा थी, पाली भाषा थी, जो अवधि थी, संस्कृत थी, इसी में ही सब लिखे गए हैं। यदि आप रामायण पढ़ें तो वो जो है वाल्मीकि जी अलग लिखते हैं, कोई पाली भाषा में लिखा हुआ है, कोई जिस क्षेत्र की जो भाषा थी वो उसी में साहित्य लिखता था। अब बाद में क्या हो गया, ये संस्कृत जो है हमारे जो है धीरे धीरे पाठ्यक्रम में अंग्रेजों के आने के बाद के अंदर इसका माध्यम ही बदल गया। अब ये ब्राह्मणों की भाषा हो गई। ब्राह्मणों का मतलब है वो वाले ब्राह्मण नहीं कर रहा, पूजा पाठ करने वाले जो है, संस्कार करवाने वाले, जो है किसी का मरण का संस्कार है, किसी के जो है पूजा कराने वाले, कोई बच्चा हो गया तो वहाँ संस्कार करना है, कुछ करना है। तो कहने का मतलब हो गया कि लोगों ने उसमें से धर्म निकाल लिया, धार्मिक चीज़ों को निकाल लिया, और वो संस्कृत में उसी तरीके से वो आगे जाती गई। जो ये ज्ञान था जो संस्कृत में था वो छोड़ दिया हमने सोचा कि ये जो संस्कृत है या जो वेद है, पुराण है, अरे इनको क्या पढ़ना, ये तो धर्म की किताबें हैं, धार्मिक किताबें। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है। धर्म और संस्कृति पहले क्या है, दोनों को जोड़ के रखा गया है। यानी कि संस्कृति को धर्म से जोड़ते थे, क्योंकि लोग धर्म के लिए बड़े ही सचेत रहते थे। तो जो चीज धर्म से जुड़ी हुई है तो मैं तो करूंगा, तो वो संस्कृति धर्म से जुड़ गई थी। अब जैसे कि आप सिंपल सी पर्यावरण की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, नाग देवता क्यों पूजे जाते हैं, क्यों हम जो है वट वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल क्यों पूजा जाता है, तुलसी क्यों पूजा जाती है। ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि उसका एनवायरमेंटल कंसर्न है। घर में तुलसी रहेगी, तुलसी जो है रामबाण औषधि है, 50 बीमारियों में काम करती है। और जो पीपल का पेड़ है वो जो है इतना बढ़िया पानी को संग्रहित करता है, ऑक्सीजन देता है। अब जो धर्म के साथ जोड़ दिया गया उसको, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट आप देख लो, पूरा धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। शेर पे माता जी बिठा दी, बैल के साथ शिव जी हैं, चूहे के साथ गणेश जी हैं, कोई भी ना कोई देवता का कोई ना कोई जो है एनिमल है, वाहक है। क्यों है ये? क्योंकि उनका इस तरीके का कंसर्न था, क्योंकि धर्म को संस्कृति से जोड़ना था। हमें अपनी जो सांस्कृतिक विरासत को रखना है तो उसमें धर्म डाल दो। आप मान लो सिंपल सा है, आप देखते होंगे बहुत सारे शहरों में ये आजकल परंपरा चल रही है, कहीं कोई जो है, बहुत सारी जगह होती है मोहल्लों में ऐसी, जो लोग जो है वहाँ उसको पेशाब घर बना लेते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उसको पुताई करके वहाँ पर एक मूर्ति रख देते हैं, मतलब वो कम से कम उस चीज़ को से डरेगा। अब क्या समय है? अब ये समय है कि हमें धर्म और संस्कृति को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो, यदि हम किसी भी संस्कृति की बात करेंगे और उसके साथ धर्म जुड़ा हुआ है तो वो रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करती, जैसे मैडम ने बोला या बाकी वक्ताओं ने बोला। क्योंकि आजकल जो धर्म है, जो ये जनरेशन है,
ये संस्कृति, वैल्यूज, ये सब हमने धर्म के साथ जोड़ के रखी रही, तो ये धर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति भी भूलते जाएंगे। तो इसलिए इस चेतना को जगाने के लिए कम से कम हमें जो आदरणीय मैडम से कल डिस्कशन हो रहा था, तो एक ही जो है भारतीय संस्कृति, तो संस्कृति का मतलब ये नहीं है कि जो है रोजे क्यों रखे जाते हैं, वो भी एक पार्ट है, अच्छा धर्म का पार्ट है, लेकिन रोजा क्यों रखा जाता है किसी ने उसके बारे में कभी सोचा नहीं। वो एक शुद्धिकरण का मंत्र है। जैपनीज जो अभी नोबेल प्राइज मिला लास्ट टू लास्ट ईयर एक जैपनीज साइंटिस्ट को, और वही चीज़ जो हम एकादशी का व्रत रखते हैं जिसमें ना पानी पिया जाता है ना खाना खाया जाता है 24 घंटे तक, उसने रिसर्च कर डाली। उसने कुछ नहीं किया, जो हम हजारों साल से करते आ रहे हैं। हम ही में से किसी आदमी का ब्लड सैंपल लिया और उसमें से देखा कैंसर सेल जो है। अब उसमें क्या होता है, जब आप फास्टिंग करते हैं तो जितनी भी आपकी जो कैंसर वाली सेल होती है, दूसरी सेल्स होती है, उन सेल्स को स्वस्थ सेल खाना शुरू कर देती है, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज। जिंदा रहने की सेल को क्या चाहिए, एनर्जी, ग्लूकोज चाहिए उसको। अब उसको ग्लूकोज कहीं से नहीं मिल रही तो बीमार सेल्स को खाना शुरू कर देती है। मतलब आपके शरीर में जितनी भी बीमार सेल्स हैं, कैंसर सेल जो होती है, बीमार सेल है, उसको खा जाती है। अब उसने उसको खोज दिया, उसे नोबेल प्राइज मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम डिजास्टर की बात करते हैं, उत्तराखंड में जो डिजास्टर की बात करते हैं, हमें इतिहास पता ही नहीं है। जोशीमठ के बारे में सभी बात कर रहे थे, अभी बड़ी बड़ी जो समितियां बनी, कमेटीज बनी, लोगों ने डिस्कशन किए, पैनल्स बन गए, इसको कैसे रोका जाए। अरे आप कम से कम 200 साल पुराना इतिहास ही पढ़ लेते। जोशीमठ कोई आज थोड़ी ना गिरा है, जोशीमठ तो ये 10 बार पहले गिर चुका है। नहीं तो ये जो है दक्षिण के राजाओं की राजधानी थी, उन्होंने यहाँ राजधानी बनाई, तो उसमें बड़ा भूकंप आया था और ये धंस गया था पूरा। तो जो ये दक्षिण के जो राजा थे, नाम मैं भूल रहा हूँ कौन सा वंश था उसमें, वो वापस चले गए थे, उन्होंने वहाँ से राजधानी हटाई, क्योंकि वो एक तरीके से ऐसा है, पहाड़ का टूटा हुआ मिट्टी का हिस्सा है, वो धीरे धीरे सेटल हो रहा है, और वो होता है वो। अब हमने उसमें कंक्रीट डाल दिया। अब कंक्रीट है वो, जब जैसे जैसे प्रेशर होता है, नीचे से मिट्टी हटती गई, नीचे नौले थे वो पानी को निकाल रहे थे, वो हमने बंद कर दिए, और मिट्टी धीरे धीरे सेटल हो रही थी। कंक्रीट है, क्रैक आना शुरू हो गया बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का सेटल होना, पहाड़ का सेटल होना नेचुरल है। अब क्यों इतनी त्रासदी के बाद में जो है केदारनाथ जी जो है खड़े रहे वहाँ मंदिर, कोई कहता है भीमशिला आ गई, कोई आ गई। तो उस समय का आर्किटेक्ट को क्या पता था कि मंदिर यही बनना चाहिए, और क्यों उसके अंदर जो है इस तरीके कोई सीमेंट भी नहीं है, कोई पत्थर भी नहीं है। आप पहाड़ में चले जाओ, पहाड़ में पुराना मकान देखोगे, किसका बना हुआ है, पत्थर है, लकड़ी है, चूना है, पत्थर है, लकड़ी है। पहले लकड़ी का पट्टा, फिर पत्थर, फिर उस पर चूना लगाते, फिर मोटा लकड़ी का पट्टा लगाते। उनको पता है कि यहाँ पे डिजास्टर आता है, उनको पता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, तो लकड़ी लगाई है। दुनिया का सबसे बड़ा जो कंप्रेशन जो बियर कर सकता है वो लकड़ी है, और पत्थर जो है उसके बीच के अंदर जो गैप है, यदि किसी तरीके का सेटलमेंट होगा, वो जो गैप होता है वो प्रेशर को बियर कर देते हैं, और नीचे लकड़ी लगी हुई है तो आपका मकान गिरेगा नहीं। तो वन बाई वन उन्होंने वो स्ट्रक्चर को रेज किया हुआ है, मतलब वो पूरे प्रेशर को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, उसको साइंस में बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। एक पॉइंट पे उसको लेके आते, पूरा प्रेशर यदि एक पॉइंट पे आ गया तो वो डेंजरस है। उनको भी पता था, आर्क टेक्नोलॉजी को यहाँ पे आर्किटेक्ट बैठा होगा कि किस तरीके से आर्क जो टेक्नोलॉजी थी वो बड़े बड़े पुल बना देते थे, ये सब टेक्नोलॉजी। तो क्यों पहाड़ में कंक्रीट डाले जा रहे हैं? पहाड़ वालों को ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि पहाड़ में जो 200 साल पहले का मकान था, वैसे मकान में रहो ना। किसने बोला है कि आपको वहाँ पे जो है वो कंक्रीट वाला? क्योंकि वो जगह उसी के लिए, कंक्रीट के लिए नहीं है। वो भी मकान सुंदर लगते हैं, आप लोग जाते हैं फोटोग्राफी करते हैं, बोलते कि गांव के मकान में रह के गया, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, लकड़ी का सब बना हुआ था। तो वैसा बनाओ ना। कहने का मतलब ये है, सब लोग घड़ी देख रहे थे, मैं भी छोड़ देता हूँ माइक। तो
कहने का ये मतलब है जो भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, विज्ञान से जुड़े हुए हैं, इस चीज़ की तरफ हमें प्रयासरत करना चाहिए कि हमारा प्राचीन भारतीय विज्ञान का अध्ययन कम से कम एक फंडामेंटल कोर्स जरूर होना चाहिए। हम जो है आइंस्टीन्स को पढ़ने से पहले हम फंडामेंटल साइंस जरूर पढ़ें, और भारतीय जो भी विज्ञान है, चाहे वो आर्किटेक्ट से रिलेटेड है, एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड है, चाहे वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, वैदिक मैथमेटिक्स है, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान है, कोई भी ऐसा विज्ञान है, उन सब के चैप्टर्स उसमें हों, ताकि जो इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, उसको सिविल इंजीनियर को कम से कम ये पता हो कि भारतीय पुरातन जो है हमारी जो निर्माण शैली, उसका एक बुक होना चाहिए, वो पढ़े कम से कम सिविल इंजीनियर जो है वो उसको। तो ये इस की तरफ हमें प्रयास करना चाहिए, और विज्ञान के जो विषय हैं, शोध का कौन सा विषय हो, ये यदि हम जो सोसाइटी की जो नीड है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है बनाएं, समाधान की ओर हो। आपको पता होगा अमेरिकन विश्वविद्यालय में पब्लिकेशन नहीं करते। अमेरिकन प्रोफेसर्स टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उसका पेटेंट लेते हैं, वो कंपनी को प्रोडक्ट बेचते हैं, उनके लिए वही उसका पब्लिकेशन होता है। तो पब्लिकेशन की धारणा से 1 मिनट बाहर आना होगा। और ये बड़े ही दुख का विषय है कि आज भारत में इतने संस्थान हैं, इतना पुराना हमारा साइंस है, IITs हैं, IIScs हैं, आप मुझे एक भारतीय जर्नल बता दो जो कि Q1 रैंकिंग में हो, कोई भी नहीं। करंट साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी ने जर्नल शुरू किए थे, वो बिल्कुल जो है आज उसमें कोई पब्लिकेशन नहीं करता, सब एल्सेवियर की तरफ भागते हैं। और उसका दूसरा उदाहरण देखो, एल्सेवियर में बहुत सारे लोगों के होंगे, आपको पता होगा दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी है एप्पल से ज़्यादा। आपका पब्लिकेशन फ्री में लेती है, उसको छापती है, आप उसको डाउनलोड करोगे तो $250 देने पड़ेंगे। वही छाप के दुनिया भर में सब्सक्रिप्शन बेचती है, और वही पेपर यदि कोई आपका साथी डाउनलोड करेगा $1600 देना है। मतलब कुछ नहीं ले रहे, हमारा रिसर्च हमसे लेके और छाप रहे हैं, और हमसे ही पैसे वापस ले रहे हैं, और हम इस लालच में हैं कि उसको छापें। चाइना का मॉडल देखो, चाइना ने सब सोसाइटीज़ बनाई, सब यूनिवर्सिटीज़ के जर्नल शुरू किए। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी है, इंडियन माइक्रोबायोलॉजिकल सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी रिसर्च है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। कोई भी जर्नल जो है आज जो है उस क्वालिटी का नहीं रहा। चाइना क्यों इसमें कर गया? चाइना जो है, चाइना ने हर सोसाइटी, वो एल्सेवियर को, अमेरिकन जो सोसाइटी, केमिकल सोसाइटी, मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी, उनको कम्पीट कर रहे हैं। और आज चाइना दुनिया में नंबर 1 है पब्लिकेशन में। टोटल पेटेंट के अंदर उन्होंने लास्ट ईयर अमेरिका को सरपास कर दिया, टोटल पेटेंट, टोटल पब्लिकेशन, H-इंडेक्स में। और उसी साइंस को वो अब टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लेके आ रहे हैं। तो किस तरीके से जो चाइना है उसने रिफॉर्म किया अपनी साइंस को, और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके अब ग्लोबल इकोनॉमिकल वो पावर में अमेरिका को जो है सरपास कर रहा है। तो ये सब चीज़ें अभी से सोचनी होगी। ऐसा नहीं है कि मेरे भाषण के बाद में अगले 5 साल के बाद में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन एवरी जर्नी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। तो हमें अभी से सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम बच्चों को कम से कम ये बताएं, बच्चे भूल ही जाएं कि भारत का विज्ञान क्या था, भारत का संस्कृति क्या थी, और अध्यात्म और संस्कृति को अब समय ऐसा है कि अलग करना पड़ेगा। हमें यदि उसको संस्कृति पढ़ानी है तो थोड़ा सा अध्यात्म से अलग हट के इसको, और ये सोच के विषय हैं, विचार के विषय हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, और कभी फिर मौका मिलेगा तो आपको Q1 Q2 जर्नल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।